हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और उसकी जो पेडागोजी है उसके जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं फ्रेंड, जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उनको कर रहे हैं। प्लस और मैं आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूँ जो भी सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। तो इसको हम लोग आज शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से बता देंगे कि जी हाँ, सब कुछ बराबर है, आपको आवाज भी आ रही है और स्ट्रीमिंग भी है। सभी को गुड इवनिंग। जितने भी लोग यहाँ पर मैं गुड इवनिंग बोल रहे हैं सभी को गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए, बहुत बढ़िया। और आप लोगों के जो है फ्रेंड्स कमेंट से और आप लोगों के पिछले लेक्चर्स के अंदर में आप लोगों के प्रतिसाद से पता चल रहा है कि आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है और कितना ज्यादा आप लोग जो है अब हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पेडागोजी को अब आप इंजॉय कर रहे हो। ठीक है, बच्चों ने ये कहा है कि अब उनको अब मजा आ रही है पढ़ने में मजा आ रही है, और ये बहुत अच्छी बात होती है फ्रेंड्स। बीइंग अ टीचर मुझे काफी अच्छा लगता है कि जब बच्चे ये बोलते हैं कि अब सर पढ़ने में मजा आ रही है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स कि पढ़ने में ही अब मजा आ जाना। ठीक है, और आप लोगों के कमेंट्स और आपके एग्जाम्स का अनुभव, ठीक है, वो तो बिल्कुल बहुत बढ़िया ही मिल रहा है। वो भी मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स भी दिखा दूंगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने जो भेजा है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन के साथ में। देखिए फ्रेंड्स, अतीत पे ध्यान नहीं देना है आप लोगों ने बहुत ज्यादा, कि मान लीजिए मैं जस्ट बीइंग अ टीचर और आप लोगों का एक पथ प्रदर्शक होने के नाते मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं फ्रेंड्स, पढ़ाई आप लोग कर रहे हो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने परिवार के जीवन, अपने परिवार का जो आगे का पूरा भविष्य है उसको बेहतर बनाने के लिए। तो आप लोग अगर खुश रहोगे, अपने आप को मजबूत करोगे, तो ही सब बेहतर कर पाओगे। काफी सारी लेडीज है जो ये लेक्चर देखती है, वो अपने बच्चों को बेहतर जीवन देना चाहती है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहती है। काफी सारे लड़के हैं जो अपने परिवार को गरीबी से निकालना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं अपने आप को। तो अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंता मत करो। अपने आप को जो है फ्रेंड्स वर्तमान के अंदर में इम्प्रूव करो। कल मान लीजिए आपका पेपर है फॉर एग्जाम्पल, तो आप वर्तमान में अभी आप क्या कर सकते हो? आप रिवीजन कर सकते हो, मेडिटेट कीजिए। ठीक है, अपने माइंड को शांत कीजिए और बेहतर क्या किया जा सकता है, समय का कैसे उपयोग किया जा सकता है, उसके ऊपर में ध्यान दीजिए। जीवन में फ्रेंड्स काफी सारी समस्याएं आती है, हर किसी के जीवन में समस्याएं आती है। अब बात यह होती है कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम अब क्या कर सकते हैं? जितने भी लोग हैं जिन्होंने डिफिकल्टी में अपॉर्चुनिटी देखी है वही लोग सक्सेसफुल हो पाए हैं फ्रेंड्स। एक चीज याद रखना मेरी हमेशा, डिफिकल्टी में अपॉर्चुनिटी, हर एक डिफिकल्टी, हर एक जो समस्या होती है उसके अंदर में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है निखर कर बाहर आने की। ठीक है, बहुत बड़ा कुछ कर जाने की। तो जिस व्यक्ति ने डिफिकल्टी के अंदर में अपॉर्चुनिटी को ढूंढ लिया, ठीक है, ऐसा नहीं कि आज ही मिल जाएगा, हो सकता है आप काम कीजिए उसके अंदर में, अपने आप को इंप्रूव कीजिए, आपको मिल जाएंगी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी उसके अंदर में। ठीक है, वो कीजिए, आप लोग बहुत अच्छा करोगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ में। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, एक क्वेश्चन का रिवीजन मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन है आप लोगों का, एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड इस सेशन को, जहां जहां भी आप लोग केवीएस पीआरटी का ईवीएस मैं करवाऊंगा, फातिमा खातून पूरा करवाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए, यूट्यूब के ऊपर में ही करवाएंगे। ठीक है, डोंट वरी। Local version of the Tibetan national epic, the Kesar Saga, are sung by both Muslims and Buddhists of which region? ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, केसर सागा पे क्वेश्चन आया था, इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को करवा दूं। अभी भी पूछा जा रहा है इस साल भी आप लोगों से। तो देखिए, बौद्ध और मुस्लिम्स दोनों ही केसर सागा को गाते हैं। तो केसर सागा कहाँ का है? पहली बात, कहाँ का है ये क्वेश्चन समझना है आप लोगों ने, क्योंकि इस बार जो है जब ये क्वेश्चन आया, ठीक है, तो काफी सारे बच्चों ने क्वेश्चन का सही आंसर करके आए थे। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है, उनके लिए मैं क्लियर कर दूं, केसर सागा है कहाँ का आप लोगों का? कहाँ का है ये? तो ये जो है फ्रेंड्स, ये है आप लोगों का तिब्बत का। ठीक है कहाँ का? ये तिब्बत का, तिब्बत का, तिब्बत का है। लेकिन इसका एक लोकल वर्जन भी है जो कहीं और गाया जाता है, तिब्बत के बाहर। तो तिब्बत के बाहर कहां पर में गाया जाता है? ये लद्दाख में, बौद्ध और मुस्लिम दोनों के द्वारा है ये ओरिजिनली तिब्बत का। ठीक है, केसर सागा। तो दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम्स के अंदर में, एक पूछा गया कि केसर सागा कहाँ का है, तो वो तिब्बत का है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका एक लोकल वर्जन है जहां जिसको बुद्ध और बौद्ध लोग और मुस्लिम लोग दोनों मिलकर गाते हैं इसको, तो वो कहां पर में होता है ऐसा कि बौद्ध और मुस्लिम दोनों गाते हैं? तो ये लद्दाख में होता है। बाकी है ओरिजिनली ये तिब्बत का। ये समझ में आ गया आप लोगों को? इसमें किसी को कोई डाउट? है ओरिजिनली तिब्बत का, बट इसका एक लोकल वर्जन है जो लद्दाख में भी गाया जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आपको बताना है फ्रेंड्स कि जनरल इलेक्शन कब हुआ था। अभी इसके ऊपर में बेस्ड आपका एक क्वेश्चन ऑफलाइन जब आपकी एग्जाम होती थी उसमें भी आया था 31 जनवरी 2021 के एग्जाम के अंदर में। तो 31 जनवरी 2021 को जो एग्जाम हुई थी आप लोगों की उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्लीज इसका आंसर आप लोग कीजिए। हाँ, छोटा तिब्बत लिटिल तिब्बत किसको कहा जाता है? तो लद्दाख को कहा जाता है, बिल्कुल। ये भी आप लोग याद रख लोगे, ठीक है। लिटिल, ठीक है, तिब्बत किसको कहा जाता है? लिटिल तिब्बत। ये क्वेश्चन बन सकता है, लिटिल तिब्बत। तो ये जो है फ्रेंड्स लद्दाख को कहा जाता है लिटिल तिब्बत। ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। और तिब्बत है कहां पर? मैं अगर ये क्वेश्चन किसी को ये मन में आ रहा हो तो वो भी मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं। मान लो ये भारत है हमारा, तो ये यहाँ के एरिया को तिब्बत बोलते हैं। चाइना ने अभी उस पर कब्जा कर लिया है और लद्दाख हमारा यहाँ पर में है, भारत के अंदर में। तो इस लद्दाख को आप लोग लिटिल तिब्बत बोलते हो, ठीक है। ये याद रखना, तिब्बत चाइना का पार्ट है। अब बोला गया कि भारत के अंदर में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? आम चुनाव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? आम चुनाव का मतलब होता है जहां पर में जनता वोट डाल रही है, उसको आम चुनाव या जनरल इलेक्शन कहा जाता है। क्योंकि इलेक्शंस और भी प्रकार के होते हैं भारत में, जैसे राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, और भी चुनाव होते हैं। जनरल इलेक्शन का या आम चुनाव का मतलब होता है जिसमें आम जनता वोट डालती है। तो फ्रेंड्स बेसिकली हमारे भारत के अंदर में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आजादी के बाद, ठीक है, 1951-52 के अंदर में अक्टूबर से लेकर जो है आप लोगों का फरवरी और मार्च के बीच में जो है वो पूरा का पूरा इलेक्शन चलता है आप लोगों का पहला, ठीक है। 25 अक्टूबर से लेकर 27 मार्च तक इलेक्शंस की पूरी प्रक्रिया चली, रिजल्ट इंक्लूडिंग। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1951-52 के अंदर में पहली बार भारत में आम चुनाव हुए थे, ठीक है। आजादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव 1951-52 के अंदर में। अब आप लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या हमारे इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है, जो इंडिपेंडेंस है उससे पहले चुनाव होते थे या नहीं? इलेक्शंस होते थे या नहीं? यस और नो में आंसर करेंगे आप लोग, यस और नो। इंडिपेंडेंस से पहले, आजादी से पहले भारत में चुनाव होते थे या नहीं होते थे? क्योंकि ये क्वेश्चन आया था ऑफलाइन, जो लास्ट ऑफलाइन पेपर हुआ था आप लोगों का 31 जनवरी वाला, उसके अंदर में, ठीक है। ऑफलाइन पेपर के अंदर में आया था क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि भारत के अंदर में आजादी के पहले भी चुनाव होते थे। केवल 10% से लेकर 12% लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, ठीक है। वोट देने का अधिकार था। वो भी कौन? जो एजुकेटेड लोग होते थे, ठीक है, जो टैक्स पेयर होते थे, ठीक है, जो टैक्स पेयर्स होते थे, उन लोगों को, जिनके पास में प्रॉपर्टी होती थी, उन लोगों को, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर्टी, इन लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। तो 10 से 12% लोग पहले भी वोट देते थे। आजादी के पहले जो चुनाव होते थे उसमें, अंग्रेजों के समय में भी चुनाव हुआ करते थे। तो आजादी के पहले भी चुनाव होते थे। आजादी के बाद जो चुनाव हुए 1951-52 में हुए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पर ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्लीज इसको याद रखना आप लोग। आजादी के पहले चुनाव होते थे, यस, ठीक है। 10 से 12% लोगों को वोट देने का अधिकार था, ये क्राइटेरिया थे। फिर आजादी के बाद हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कर दिया और सबको वोट देने का अधिकार कर दिया। जितने भी 21 साल से ऊपर के लोग थे उस समय में, उनको वोट देने का अधिकार था। आज हमारे देश के अंदर में कितने परसेंट, कितने उम्र से ज्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आजादी के समय में 21 थी, 21 साल थी। आज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है 18 साल, ठीक है। चलिए, और एक चीज मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये आपका केवीएस के अंदर में पूछा जा सकता है, प्लीज इसको याद रखना। सुकुमार सेन, ठीक है, हमारे भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। हमारे भारत के अंदर में चुनाव करवाना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया थी, ठीक है। ओके, भारत के अंदर में चुनाव करवाना इतने बड़े देश के अंदर में, उस जिसके अंदर में इतनी ज्यादा इलिटरेसी है, वहां पर में सुकुमार सेन फ्रेंड्स बहुत ही जो है बड़ा काम इन्होंने किया था। भारत के अंदर में चुनाव इन्होंने कंप्लीट करवाए थे। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए, बड़ा क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर कीजिए आप लोग। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन से वाले स्टेटमेंट सही है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है आप लोगों को, आप लोग बताएंगे आंसर क्या होगा इसका। आशीर्वाद, बिल्कुल मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ में है। एक बार जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर, मैं जल्दी जल्दी से सभी लोग। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर मैं आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं और काफी सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं कल, मैं एक बार उसको भी आप लोगों को दिखाऊंगा इस क्वेश्चन के बाद में। देखिए यहाँ पर मैं बोला है द रिलेशंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म इकोसिस्टम।
ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। सभी पौधे पशु मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण पर निर्भर होते हैं। आप लोग पहले आंसर डिसाइड कीजिए, फिर मैं आप लोगों को इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। पूरा फुल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिल जाएगा, डोंट वरी। देखिए अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूँ आप लोगों से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के बारे में, तो देखिए क्या होता है, कोई भी एक इलाका है, कोई भी एक आप लोग ले लीजिए, वहां पर में हर एक चीज अपनी इमीडिएट जो सराउंडिंग है उसके ऊपर में निर्भर होती है। जैसे एक अगर मैं आप लोगों को जस्ट एक ग्राफिकल चीज से दिखाऊं, तो मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी हो सकता है, कीड़ा मकोड़ा, इंसान, प्राणी, जानवर, पौधा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर में डिपेंडेंट होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट होते हैं, याद रहेगा आप लोगों को। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता ही है फ्रेंड्स, किसी ना किसी तरीके से। हो सकता है कि कोई बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद में वो डिपेंडेंस हमें दिखे, बट होता है डिपेंडेंट। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में डिपेंडेंट होते हैं। साथ ही साथ ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, अपने आसपास के इन्वायरमेंट, जो उनका आसपास का इन्वायरमेंट है उसके ऊपर में भी ये लोग इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ये डिपेंडेंट होते हैं अपने इन्वायरमेंट के ऊपर में भी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में डिपेंडेंस और अपने इन्वायरमेंट, अपने वातावरण के साथ में डिपेंडेंस, ये क्या कहलाता है, ये इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, आप लोगों से एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो केवीएस के अंदर में, ईवीएस में पूछ सकते हैं आप लोगों से फ्रेंड्स, जीके में पूछ सकते हैं, यूपी टेट के अंदर में तो ऑलरेडी आ चुका है। इकोसिस्टम ये टर्म किसने दिया था? ओके, आप लोग बताएंगे। इकोसिस्टम टर्म वाज गिवन बाय, इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से अभी, तब तक वो भी आंसर कर देना जो मैंने आपसे पूछा है, पहले इसका आंसर करो। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। अब देखिए आप लोगों को जब मैंने समझा दिया कि रिलेशन बिटवीन, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटर रिलेशन और अपने सराउंडिंग मतलब अपने इन्वायरमेंट के साथ में इंटर रिलेशन, इसको आप इकोसिस्टम बोलते हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का आपस में रिलेशन, ठीक है, और अपने इन्वायरमेंट के साथ में रिलेशन, ये कहलाता है इकोसिस्टम, परितंत्र इसको आप लोग बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर में ये बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोगों का, पहला वाला बिल्कुल सही है, पहला वाला। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, सजीव और उनके चारों ओर के वातावरण का परस्पर संबंध परिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र कहलाता है। ऑल प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन बींग्स एक दूसरे के ऊपर में और अपने सराउंडिंग के ऊपर में डिपेंडेंट होते हैं। सभी पौधे पशु मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण पर निर्भर होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है आप लोगों का। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही रहेगा। तो आंसर होगा फ्रेंड्स बोथ आर ट्रू, दोनों के दोनों सही है आप लोगों के। ये समझने वाली बात थी आपकी। तो जितने भी लोग हैं एक बार लाइक कर देंगे फ्रेंड्स सेशन को, अगर आप लोगों को समझ में आ गया ये चीज। अच्छा, मैंने आप लोगों से पूछा था फ्रेंड्स कि इकोसिस्टम या परितंत्र, परिस्थिति तंत्र जो है ये किसने दिया था, तो एजी टॉन्सले करके एक व्यक्ति थे फ्रेंड्स, उन्होंने दिया था 1935 के अंदर में इकोसिस्टम ये टर्म। ठीक है, आर्थर जी टॉन्सले भी बोल सकते हैं या एजी टॉन्सले भी आप लोग शॉर्ट के अंदर में उनको बोल सकते हो, तो मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, आर्थर जी टॉन्सले। ठीक है, तो टॉन्सले भाई साहब ने ये दिया था, ये आप लोगों को याद रखना है, आर्थर जी टॉन्सले। तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी टेट में आ चुका है, हो सकता है सुपर टेट, केवीएस या फिर आप लोगों के आने वाले कोई और बड़ी एग्जाम के अंदर में भी पूछ लेंगे। ठीक है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा याद रखना आप लोग। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा। एक किसी ने सवाल पूछा था, एक काफी सुंदर सा सवाल, वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूं। ठीक है, यहाँ पर मैं लता ने पूछा था कि सर, लता मिश्रा है मेरा नाम, आज मेरा एग्जाम था और बहुत अच्छा गया, बहुत इजी था। एक बात में कंफ्यूज हूं कि इजी आया था या फिर आपने अच्छा पढ़ाया था। उन्होंने दो सवाल पूछे हैं कि सर एग्जाम जो है वो इजी आया था, ठीक है, एग्जाम इजी आया था या आपने अच्छा पढ़ाया था। मैं तीसरा वाला बोलना चाहूंगा, तीसरा वाला जो है वो सही है, यहां पर मैं आपकी मेहनत, आपकी मेहनत है ये। ठीक है, दोनों ही चीजें नहीं है। ठीक है, आपकी मेहनत है ये, आपने जो मेहनत की है, मैंने अपना मेहनत किया, अपना कर्तव्य किया, वो अलग चीज है। एग्जामिनेशन आपको इजी लगा, वो एक अलग चीज है, क्योंकि आपने मेहनत की हुई थी। अगर आज आपको पूरे 26 लेटर क्रोनोलॉजी मतलब वो ऑर्डर में, पूरे सिक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर में याद है आपको ABCD, जो आपको पहले टफ लगता था, तो आपने याद किया, आपने मेहनत किया, तभी आसान लग रहा है ना आपको। ठीक है, आपको टेबल्स लर्न है, आप लोगों को गिनती आती है, आप लोग जो है भाषा में अच्छे से बात कर पा रहे हो। एक समय वो चीज आपको टफ लगती थी, तो ईजी लग रहा है। ठीक है,
और आपने अच्छे से करके आए हैं, तो ये आपकी मेहनत है, ये मैं आपको क्रेडिट देना चाहूंगा, ये मेरा नहीं आपका क्रेडिट है। तो ये आपने सवाल पूछा था तो मैंने बता दिया, जितने भी लोग हैं, जो लोगों को लग रहा है ये मेहनत आपकी है, आपकी मेहनत। तीसरा वाला आपने 2 बोला था, मैं तीसरा वाला बोल रहा हूँ। और बाकी लोगों ने, जितने भी लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए फ्रेंड्स, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए आप ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना आप लोग। यहां पर मैं क्या बोला है आप लोगों से, यहां पर मैं बोला हुआ है आप लोगों से कि आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्रों पर परियोजना बनाने कार्य की तैयारी कर रहे हो आप लोग। प्राचीनतम कृषि क्षेत्रों के, प्राचीनतम, ध्यान से समझना आप लोग फ्रेंड्स, ये रिवीजन मैं आपको जानबूझ के करवा रहा हूं क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनने की संभावना है। सबसे जो एग्रीकल्चरल एरिया है सेंट्रल इंडिया के, उसके ऊपर मैं काम करना चाह रहे हो। ठीक है, मध्य भारत के, आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्रों पर कार्य करने की योजना बना रहे हो। आप इनमें से कौन सा वाला आंसर लगाओगे? ठीक है, अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, इसके आधार पर आप लोगों को आंसर करना है। देखिए अगर हम बात करें कृषि क्षेत्रों की, तो कृषि क्षेत्र को 3 कैटेगरी के अंदर में बांटा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग आंसर करोगे, पहले मैं आप लोगों को बताता हूं। ध्यान से देखिए आप लोग, अगर मैं बात करूं सबसे पुरानी खेती के सबूत कहां मिलते हैं, तो वो यहां मिलते हैं। सबसे पुराने वाले खेती के सबूत यहां मिलते हैं हमें, जिसका नाम है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। बोल के बताओ मुझे एक बार, बोलो सभी लोग, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां। सभी लोग बोलेंगे किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां, सबसे पुराने सबूत। यहां पर मैं आपको जो है फ्रेंड्स वीट और बार्ले, ठीक है, गेहूं, ठीक है, और जौ के सबूत आप लोगों को मिलते हैं यहां पर में। इसके अलावा फ्रेंड्स ये विंध्या रेंज है मध्य भारत का, मध्य भारत के अंदर में है विंध्या रेंज, जहां पर में खेती के सबूत मिले हैं आप लोगों को। और इसके अलावा मिले हैं फ्रेंड्स गारो हिल्स के पास में, गारो हिल्स उत्तर पूर्वी भारत के अंदर में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में। अब आप लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछ ले आप लोग आंसर कर लोगे। चावल के सबूत आपको विंध्या के उत्तर वाले साइड में, यहां पर में राइस के सबूत मिले आप लोगों को, चावल उगाने के सबूत मिले हैं राइस, विंध्या के उत्तर साइड के अंदर में। ठीक है, राइस के कहा मिले, तो विंध्या के उत्तर में। अब देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसे कैसे फ्रेम किया जा सकता है, एक एक चीज मेरे साथ साथ में आप लोग दोहराओगे, मेरे साथ साथ में करो। जब आपसे बोला जाए मध्य भारत के अंदर में, मध्य भारत के अंदर में कहां पर में सबूत मिले हैं, तो आंसर क्या होगा? हमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है, मध्य भारत मतलब विंध्या। ठीक है, विंध्या नहीं चाहिए सर ऑप्शन हमें, मध्य भारत मतलब विंध्या। अगर मैं यहां पर मैं क्वेश्चन बोलता, ये क्वेश्चन के अंदर में ये यहां बोलता मध्य भारत की जगह पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आप लोग आंसर करो बिना ऑप्शन के। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहां पर में सबूत मिले हैं? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी भारत के अंदर में। अगर आप लोगों को बोले नॉर्थ वेस्ट साइड के अंदर में, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट, इंडियन सब कंटिनेंट का मतलब पाकिस्तान भी आ जाता है उसके अंदर में, ये याद रखना है, सब कंटिनेंट के अंदर में। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी। देखो नॉर्थ वेस्ट लिखा है मैंने, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिमी, तो कौन सा वाला आप आंसर लगाओगे? वेरी गुड फ्रेंड्स, ये बात आप लोगों ने अब आंसर लगाए, ये हुई ना असली स्टूडेंट्स वाली बात आप लोगों की, आप लोगों ने आंसर लगाने स्टार्ट कर दिए है। देखो नॉर्थ ईस्ट में बोले तो गारो हिल्स, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट बोले तो गारो हिल्स, ये यहां पर में नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अगर उत्तर पश्चिमी बोले तो किरथर और सुलेमान, ये बात होती है आप लोगों की। मैं आपको बता दूं करीब 8000 साल पहले गांव के सबूत कहां मिले थे आप लोगों को? गांव के सबूत कहां पर बसे थे लोग? ठीक है, तो 8000 साल पहले, 8000 ईयर्स, ठीक है, एगो, ठीक है, कहां पर में विलेजेस बसे थे, गांव कहां पर में बसे थे? एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है ये लाइन, और इस पर क्वेश्चन भी आया था 2015 के एग्जाम के अंदर में। तो 8000 साल पहले विलेजेस बसे थे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के पास में। ठीक है, ये याद रखना है आपने। तो गारो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, सेंट्रल इंडिया में, विंध्या में, जहां पर में एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। राइस जो है वो कहां उगाया गया था? नॉर्थ साइड ऑफ विंध्या में, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया, विंध्या मतलब ये यहां पर में। ठीक है, सुलेमान और किरथर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, आपको याद रखना है। 8000 साल पहले यहां पर में गेहूं और बार्ले, ठीक है, गेहूं और जौ उगाई गई थी यहाँ पर, और यहाँ पर में गाँव में रहना भी लोगों ने स्टार्ट किया था 8000 साल पहले। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस करने की आप लोग रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, इसको आप लोगों ने पूरा अच्छे से देखना है, क्योंकि इस पर 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन। और सभी लोग एक बार जल्दी से लाइक भी कर देंगे फ्रेंड्स, जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग। ध्यान से देखिए आप लोग, यहां पर मैं आपको ये 17 जनवरी 2022 का एक्चुअल क्वेश्चन है। असर्शन पहला वाला, देखिए क्या बोल रहा है। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू डेवलप्ड, ठीक है, फ्री इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। जब भारत आजाद हुआ तो उसकी फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है विदेश नीति, कि हमारे विदेशों के साथ कैसे संबंध रहेंगे। अब हम आजाद हो चुके हैं, तो आजाद होने के बाद में अब बाकी लोगों से कैसे संबंध रखने हमने, तो वो पॉलिसी जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड की थी। कौन से प्रिंसिपल पर आधारित थी ये पॉलिसी?
प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्ष, हम कोई भी गुट का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, गुटबाजी करनी है क्या आप लोगों ने, ये गुट का पार्ट, वो गुट का पार्ट, ये वाले गुट के आप नेता हो, उस गुट के नेता हो, नहीं। गुटबाजी मतलब कोई ग्रुप बना लिया आपने, ग्रुपिज्म। ठीक है, तो नॉन अलाइनमेंट के ऊपर में हमने ध्यान दिया, हम किसी ग्रुप के नहीं भाई, हम इंडिपेंडेंट है, गुट निरपेक्ष रहेंगे, हम सबके साथ अच्छे रिश्ते रखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट, इसके ऊपर में बनाया था कोल्ड वॉर के समय में, जब शीत युद्ध चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जब कोल्ड वॉर, शीत युद्ध चल रहा था, बातूनी लड़ाई हो रही थी, दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, उस समय हमने बोला कि हम जो है ना तो यूएसए की तरफ में झुके हुए रहेंगे पूरी तरह से, ना यूएसएसआर, ना तो हम दुश्मनी रखेंगे दोनों के साथ में, दोनों के साथ अच्छे रिश्ते रखेंगे हम लोग, और दोनों में मीडिएशन की भी कोशिश करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, हम जो है यहाँ पर में मांडवली कराने की कोशिश करेंगे दोनों के बीच में, हम दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ भाई लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज इसको याद रख लीजिए आप लोग। हमारे प्रधानमंत्री जो थे उस समय के, उन्होंने क्या डिसाइड किया था, हम लोग नॉन अलाइन तो रहेंगे ही रहेंगे, नॉन अलाइन हम लोग, लेकिन नॉन अलाइन रहकर भी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने मध्यस्थता करनी है, मीडिएशन करना है यहाँ पर में। ठीक है, दोनों के बीच में मध्यस्थता करेंगे, मीडिएशन करेंगे हम लोग, और दोनों से लड़ाई नहीं करेंगे, दोनों के साथ में अच्छे रिश्ते रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो मीडिएशन रखना है, ये याद रखना है आप लोगों ने, मीडिएशन, ना प्रतिस्पर्धा करनी है, ना तो एकदम कोई अलग गुट बना लेना अपना। ठीक है, जैसे यूएसए का एक गुट है तो यूएसएसआर का एक गुट है, हम अपना अलग एक गुट बना लेते, ये भी नहीं करना है हमने, दोनों के साथ अच्छे रिश्ते रखने हैं, दोनों के बीच में मध्यस्थता करनी है, दोनों के बीच में दोस्ती कराने की कोशिश करनी है। ये बेसिकली था। इस पर भी 27 दिसंबर 2021 को एक क्वेश्चन आया था, वो भी मैं आपको कराऊंगा। पहले मेरे को ये बोलकर बताओ आप लोग, क्या इनका मकसद था कि दोनों से अलग हो जाए, बिल्कुल यूएसए के साथ में भी दोस्ती ना रखे, यूएसएसआर के दोस्ती ना रखे, नहीं, ये गलत है। क्या इनका ये उद्देश्य था फ्रेंड्स कि दोनों में से एक तरफ में जाकर मिल जाए, नहीं, ये भी उद्देश्य नहीं था। क्या उनका उद्देश्य ये था कि जो है आइसोलेट रहे, दोनों से अलग थलग जाओ, तुम लोग लड़ो मरो कटो कुछ भी करो, हमको कोई लेना देना नहीं है भाई, हम तो अपना अलग जिंदा रहेंगे करके, ऐसा था क्या गुट निरपेक्ष का मतलब? नहीं, अलग रहना इसका उद्देश्य नहीं था, आइसोलेट रहना, इसका उद्देश्य था दोनों को मिलाना, दोनों महाशक्ति है, दोनों को मिलाना, मीडिएट करना। ठीक है, और हम दोनों में से किसी एक के तरफ में भी नहीं झुकेंगे, दोनों से दोस्ती बना के रखेंगे। तो नॉन अलाइनमेंट प्रिंसिपल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता। नॉन अलाइनमेंट का मतलब है कि किसी भी एक तरफ में झुक जाओ, दोनों में से किसी एक को ज्वाइन कर लो। अरे भाई, अभी इतना मर मर के समझाया मैंने आपको कि नॉन अलाइन का मतलब होता है कि दोनों में से किसी के तरफ में नहीं झुकना, किसी के तरफ में ज्वाइन नहीं करना, दोनों से अच्छे रिश्ते रखना। तो आइदर ऑफ वन के तरफ में झुक जाओ, ये क्या बात है आप लोगों की? ठीक है, दोनों में से किसी एक के तरफ में झुक जाओ, किसी एक के तरफ में शामिल हो जाओ, ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंस ऑप्शन है। ठीक है, आर को एलिमिनेट करो आप लोग, आर इज फॉल्स। ठीक है, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, बोथ ए एंड आर, पहला वाला सही है आपका। ठीक है, तो बोथ ए को फॉल्स बोल रहा है, ये गलत होगा आपका। ठीक है, आर को सही बोल रहा है। ठीक है, आर आर जो है वो सही है बोल रहा है। ठीक है, आर आर इज नॉट करेक्ट, मतलब ए एंड आर दोनों सही है, तो आर को सही बोला है तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहां भी आर को सही बोला है उसने, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ए और बी देखो, आर को सही बोला है उसने, यहां पर में ए और आर दोनों को गलत बोला है, जबकि ए सही है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं इसको पूरा का पूरा मिटा देता हूं ताकि आप लोग एक बार फिर से देख सके। देखिए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर को सही बोला है, गलत। यहां पर मैं भी देखो, आर को सही बोला है, गलत, ये नहीं आंसर हो सकता। यहां पर मैं ए को गलत बोला है उसने, ठीक है, ए को गलत बोला है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, जबकि हमें पता है कि ए सही है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये एक्चुअल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा गया। ओके, हमारे भारत के जो है फ्रेंड्स एक अधिकारी थे, अंग्रेजों के समय में भी उन्होंने काम किया है, जिनका नाम था कृष्णा मेनन। ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, कृष्णा मेनन। इन्होंने जो है फ्रेंड्स भारत की जो बात थी गुट निरपेक्षता की, 1952 से लेकर 1962 तक भारत की आवाज यूनाइटेड नेशन में उठाई उन्होंने, कि भाई हम जो बोल रहे प्लीज हमारी बात सुनो, मत लड़ो आपस में, मध्यस्थता कर लो, ठीक है, आपस में प्यार से रहो। ठीक है, तो हमारे भारत की आवाज यूनाइटेड नेशन में हमारे भारत की तरफ से किसने उठाई थी 1952 से 1962 के बीच में? कृष्णा मेनन। ये याद रखना है आप लोगों ने, हमारे भारत का यूनाइटेड नेशन के अंदर में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, कृष्णा मेनन ने। आपको बताऊंगा मैं आगे में। नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है, ये याद रखना है कौन कौन से नेता थे उसके? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद में फ्रेंड टीटो थे, ये याद रखेंगे, युगोस्लाविया के शासक। ठीक है, एक्चुअली ये सैनिक थे, सैन्य तानाशाह थे ये। ठीक है, और अब्दुल नासिर, ये तीन आपको नाम याद रखने हैं। इंडिया की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू,
इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल नासिर और टीटो यूगोस्लाविया के राष्ट्राध्यक्ष थे वो। ठीक है, चलिए ये नाम आप लोग याद रखोगे। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, उसके बाद में और दो लोग जुड़े, इन तीनों के बाद में इंडोनेशिया के सुकार्नो, ठीक है, इंडोनेशिया के सुकार्नो, अहमद सुकार्नो, और घाना के राष्ट्रपति रूमा। ठीक है, तो रूमा इनका नाम था, रूमा। ठीक है, तो आप जैसे भी चाहो आप लोग इनको कर सकते हो, क्वामे नूरमा। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि आज जो नॉन अलाइन मूवमेंट है वो तो बहुत बड़ा हो चुका है, 118 से भी ज्यादा देश उसमें जुड़ चुके हैं। बट 1961 में जो नॉन अलाइन मूवमेंट की पहली मीटिंग हुई थी बेलग्रेड के अंदर में, उसमें ये वाले देश थे शामिल, ये वाले जो आप देख पा रहे हो। आपको याद नहीं करना है, जस्ट बता रहा हूं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। वो याद करवाऊंगा मैं, तीनों चारों पांचों नाम आप लोगों को याद करवाऊंगा, डोंट वरी। लास्ट में नाम याद फिर से कराऊंगा, जब जब जहां जहां पे आएगा वहां वहां याद करवाऊंगा आपको नाम। साइंस क्यों नहीं करवाते सर आप ज्योति कुमारी जी? क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, इस वजह से साइंस नहीं करवा पा रहे, अदरवाइज मेरा बस चले तो मैं सारे सब्जेक्ट्स करवा दूं। देखिए फ्रेंड्स, नर्मदा घाटी, वज्जी, गारो, गंगा, सिंधु, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं नर्मदा वैली की और वज्जी की, गारो हिल्स, तो गारो हिल्स के अंदर में आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में है, ये नॉर्थ ईस्ट में है गारो हिल्स, और ये आपके वन ऑफ दी अर्लीस्ट एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है, शुरुआती एग्रीकल्चर का। विंध्या, किरथर, सुलेमान, इनके साथ में गारो हिल्स भी शुरुआती एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है। तो सी की जोड़ी जो है वो 5 के साथ लगनी चाहिए आपकी, सी की जोड़ी 5 के साथ में लगनी चाहिए। ठीक है जी। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी, जहां पर में सिंधु नदी थी और उसकी सहायक नदियां थी, वहां पर में सबसे पहले शहर बसे थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सबसे पहले शहरों की सभ्यता थी। सबसे पहले शहर जो बसे थे वो बसे थे फ्रेंड्स आपके सिंधु घाटी के पास में। तो ई की जोड़ी 4 के साथ लगेंगी आपकी, ई की जोड़ी 4 के साथ लगेंगी। ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओ आप लोग। ठीक है, गंगा घाटी जो है उसमें शहर बसना स्टार्ट हुए थे फ्रेंड्स आज से करीब 2500 साल पहले। गंगा के आसपास वाले इलाके में शहर बसे थे 2500 साल पहले। तो 2500 साल पहले गंगा के पास में शहर बसना स्टार्ट हुए थे। तो डी की जो जोड़ी है वो लगेंगी आपकी 3 के साथ, डी की जोड़ी लगेंगी आपकी 3 के साथ। लगाना स्टार्ट कर दो आप लोग। वज्जी जो है फ्रेंड्स ये आपका एक महाजनपद था जहां पर में रिपब्लिक हुआ करता था। आज से करीब 2500 साल पहले यहाँ पर में गणतंत्र था, मतलब लोगों की बात सुनी जाती थी। वज्जी के अंदर में लोगों का जो डिसीजन होता था वो भी मैटर करता था वज्जी के अंदर में। हाँ, वो बात अलग है कि महिलाओं को अनुमति नहीं थी उनके संग, मतलब जो असेंबली होती थी, जो उनकी बैठक होती थी उसमें पार्टिसिपेट करने की, लेकिन पुरुष लोग जा सकते थे उसमें और बैठक के अंदर में अपने विचार रख सकते थे। तो गणतंत्र टाइप का था, रिपब्लिक था, लोगों की आवाज सुनी जाती थी वज्जी के अंदर में। तो वज्जी शुरुआती लोकतंत्र का एक एग्जाम्पल है वज्जी। तो बी की जोड़ी 1 के साथ लगेंगी आपके, बी की जोड़ी 1 के साथ में। अब ए बच गया आपका नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मैं दिखा दूं, ये यहाँ पर में है नर्मदा घाटी। यहाँ पर मैं आप लोगों को शुरुआती, ठीक है, सबसे जो शुरुआती हमारे भारत के अंदर में आखेटक लोग, संग्राहक और आखेटक, आखेटक का मतलब होता है फ्रेंड जो शिकारी और संग्रह करता होते हैं, शिकार करते जानवरों का, उनको मार के लाके खाते हैं, ठीक है, और या जंगलों में जाते हैं वहां से जो भी चीज मिल जाए उनको लाकर खाते हैं। तो ये नर्मदा घाटी के अंदर में सबसे पहले सबूत हमको मिलते हैं इनके। तो नर्मदा वैली जो है फ्रेंड्स वहां पर मैं आप लोगों को हंटिंग और गैदरिंग के सबूत मिले हैं। हंटिंग और गैदरिंग, शिकारी और संग्रह करता, जिसको आखेटक और संग्रहण भी बोला जाता है। ठीक है, आखेट का मतलब ही होता है शिकार करना। ठीक है, तो एक ही जोड़ी जो है आपकी 2 के साथ लगेंगी। ये बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आपके कवर हो गए, अलग अलग क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कवर हो गए आप लोगों के। तो आंसर आपका क्या होगा? ए का 2। अरे यार, खोदा पहाड़ निकली चुईया, का है चुईया? ये देखो खत्म हो गया ये तो, खोदा पहाड़ निकली चुईया, पूरे ही ये 3 4 इतना सारा किया। बट फ्रेंड्स इस चक्कर में आपका क्या हो गया, आप लोग देखिए, आपका 5 क्वेश्चन यहाँ पर में कवर हो गए, 5 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, आप लोगों ने पढ़ लिया इसको, है ना। चलिए, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, प्लीज इसको आप लोग याद रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर में क्वेश्चन बोला गया 1 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है ये एग्जाम का। रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया। रोमन साम्राज्य जो है वो दक्षिण भारत के अंदर में व्यापार करता था, ये हमारा भारत है, ठीक है। और अगर आप यहां से और इधर जाओगे यूरोप में, तो यहां पर में रोमन साम्राज्य था, यूरोप के अंदर में रोमन साम्राज्य, इसका भारत के साथ में व्यापार होता था,
बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, इसके सबूत हमें मिले हैं। कहाँ मिले हैं इसके सबूत? इसके सबूत मिले हैं दक्षिण भारत के अंदर में। यहाँ पर में हमें सोने के सिक्के मिले हैं दक्षिण भारत के अंदर में, रोमन एम्पायर के सोने के सिक्के। तो दक्षिण भारत के अंदर में साउथ इंडिया में हमें रोमन एम्पायर के गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, जिससे ये सब साबित होता है कि हमारे भारत के साथ में रोमन लोगों का व्यापार होता था, क्योंकि सिक्के तभी तो आए होंगे ना, व्यापार के थ्रू ही सिक्के आए होंगे यहाँ पर में। तो फ्रेंड्स बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी याद रखना है आपको। ये कहां से, इसका एक्सप्लेनेशन कहां से मिला आपको कि भारत के साथ में व्यापार होता था? आप कैसे प्रूफ करोगे इस चीज को? कैसे प्रूफ करोगे आप प्रूफ करोगे फ्रेंड्स, यहां पर में दक्षिण भारत में आप लोगों को सिक्के मिले हैं रोमन एम्पायर के। इससे ये प्रूफ होता है या इससे ये एक्सप्लेनेशन होता है कि रोमन साम्राज्य का दक्षिण भारत के साथ में या भारत के साथ में व्यापार हुआ करता था। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कितने लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन जम गया था? जल्दी बताइए, कितने लोगों को जम गया था ये क्वेश्चन कि जी हाँ सर याद आ गया था आपके बताने के पहले ही? चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आप लोगों को याद रखना है। तो फ्रेंड्स हमारे दक्षिण भारत के साथ में जो है रोमन लोगों का एम्पायर होता था, व्यापार होता था गोल्ड का, मसालों का, ठीक है, स्पेशली काली मिर्च का। काली मिर्च को तो आपको पता ही है, वो लोग काला सोना बोलते थे। ठीक है, इतने चटोरे थे वो लोग खाने के कि खाने में काली मिर्च डालते थे और उनको मजा आ जाती थी। मजा आ गई खाना खाने के अंदर में। बिरयानी बन गई, वेज बिरयानी बन गई, पुलाव बन गया, ठीक है, मटर पनीर बन गया। और क्या बना सकते हो आप लोग बताइए क्या क्या बना सकते हो काली मिर्च डालकर आप लोग, जिससे काली मिर्च का टेस्ट आ जाए? कुछ बता दो यार, आप लोग तो इतने एक्सपर्ट हो, ठीक है, किचन क्वींस हो आप लोग, कुछ लोग किचन किंग्स भी होंगे यहाँ पर में। तो काली मिर्च जो है फ्रेंड्स, वो लोग बहुत फेमस थी वहां पर में, और रोमन एम्पायर के अंदर में इसकी बहुत डिमांड थी। काला सोना बोला जाता था इसको, ये याद रखना है। तो काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में काला सोना बोला जाता था। आज के समय में किसको हम काला सोना बोलते हैं? आज किसको बोलते हैं? ये तो 2000 साल पहले की बात है, ईयर्स एगो की बात है ये। आज के समय में जो है फ्रेंड्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, पेट्रोलियम जो है ना आप लोगों का, पेट्रोल जो क्रूड ऑयल है, इसको बोला जाता है काला सोना आज के समय में। 2000 साल पहले रोमन एम्पायर में काला सोना इसको बोलते थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने। कफ के लिए हनी के साथ लेते हैं सर, चिकन के अंदर में बना सकते हैं, शाही पनीर के अंदर में बना सकते हैं, भुक्कड़ भी होंगे सर, वो लोग हो भी सकते हैं। अच्छा चलो, बहुत सारी रेसिपी बता रहे हो आप लोग, बहुत अच्छी बात है। चलिए फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन का आंसर कर डाला जिसने, उसकी लाइफ झींगा लाला। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहां पर मैं आप लोग देखिए, यहां पर मैं क्या बोला है, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइन वॉज फॉर्म्ड विद द आइडिया ऑफ। ये क्वेश्चन करो, मजा आ जाएंगे आप लोगों को फ्रेंड्स। पूरे ऑप्शन पढ़ के देखो एक बार, एक्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम का, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस पूरा पूरा पढ़ो। देखो यहाँ पर मैं 2 ऑप्शन इधर साइड में दिए आप लोगों के, 2 ऑप्शन और 2 ऑप्शन इधर साइड में, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था और एक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया। डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लिया है। बताइए कि क्या सही आंसर होगा? थैंक यू मुकेश। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या बात है, मतलब मजा आ गई कि बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। जिसने एक्सप्लेनेशन सुना है मेरा, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। मैक्सिमम आंसर इसका डी आया है। बहुत खुशी वाली बात है फ्रेंड्स। डी को उड़ा दिया जाए, सुरेंद्र त्यागी ने कहा है, बिल्कुल उड़ा देंगे डी को अपन लोग हेलीकॉप्टर से। यहां पर मैं आप लोग देखिए क्या बोला है कि विदेश जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है आपका, नॉन अलाइंड क्या था? आपको एक्टिव रोल था मीडिएटिंग करने में, आपको मांडवली करनी थी, आप लोगों को मध्यस्थता करनी थी दोनों के बीच में, सक्रिय भूमिका अदा करनी थी आप लोगों को, ताकि मानवीय अस्तित्व को नुकसान ना पहुंचे। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता तो नुकसान हो जाता बहुत ज्यादा। तो हमें मध्यस्थता करनी है यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, ताकि दोनों भाई लोग लड़े ना करके दोनों मिलकर रहे। तो ये आपका बिल्कुल सही है। अब बाकी के ऑप्शन क्यों गलत है देखो। आइसोलेट रहना था कि हम लोगों ने, जाओ तुम लोग लड़ो मरो, हम लोगों को कुछ नहीं करना है। आइसोलेट रहना था कि हम लोगों ने, आइसोलेट रहना था हम लोगों ने, नहीं, ठीक है। तो अलग थलग नहीं रहना था, उनको लड़ने मरने नहीं देना था भाई, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कुछ, ठीक है। तो आइसोलेट तो बिल्कुल नहीं रहना था हम लोगों ने। न्यूट्रल रहना था हम लोगों ने, ठीक है, न्यूट्रल रहना था हम लोगों ने। न्यूट्रल तो रहना था, लेकिन क्या न्यूट्रल रहकर जो है हमें दोनों के साथ में रिश्ते रखकर कुछ नहीं करना था, दोनों आपस में लड़े भड़े कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं पड़ता हमें। तो न्यूट्रल तो रहना था, लेकिन फ्रेंड्स हमें मध्यस्थता करनी थी न्यूट्रल रहकर। तो केवल न्यूट्रल नहीं रहना था, मध्यस्थता करनी थी। एक तीसरा ही फ्रंट बना लेना था, तीसरा ग्रुप बना लेना था हम लोगों ने। तीसरा ग्रुप नहीं, ये कभी कोशिश नहीं हुई गुट निरपेक्षता की कि हम तीसरा ग्रुप बना ले। तीसरा ग्रुप कभी नहीं कोशिश की गई बनाने की, तो ये भी गलत है। मेन उद्देश्य था मध्यस्थता। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
मीडिएशन एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है और सीटेट के अंदर में क्वेश्चन भी पूछा गया, ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर डी दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, मध्यस्थता करना मेन उद्देश्य था। एनसीईआरटी के 8वीं कक्षा के पुस्तक में साफ साफ लिखा है मध्यस्थता करनी थी, मीडिएशन करना था हमें। ठीक है, ताकि मानव जाति को बचाया जा सके। ठीक है, हम लोग होते तो सर झगड़ा लगा देते। ठीक है, अच्छा हुआ आप नहीं हुए, इसी वजह से भगवान ने आपको थोड़ा सा लेट भेजा है। ठीक है, चलो वेरी गुड। अच्छा, हमारे भारत के एक व्यक्ति थे कृष्णा मेनन, उन्होंने जो है फ्रेंड्स भारत की तरफ से 10 सालों तक यूनाइटेड नेशन के अंदर में आवाज भी उठाई थी कि नॉन अलाइंड या गुट निरपेक्षता को बढ़ावा दिया जाए करके, मानव अस्तित्व को बचाने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों को क्या बोला है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है आप लोगों की, जिसको टिस्को बोलते हो आप लोग, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में। ठीक है, 1907 में। तो ये पहला वाला बिल्कुल सही है आप लोगों का, इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। कहां पर में हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड्स साक्ची नाम की जगह पे। ठीक है, साक्ची नाम की एक जगह है जो कि 2 नदियों के संगम पर है, सुवर्णरेखा और खारकई। सुवर्ण रेखा। ठीक है, पहली सुवर्ण रेखा और दूसरी खारकई। बट द क्वेश्चन अराइजेज हियर माय लॉर्ड, क्या वो जगह उड़ीसा में है? दोनों के जो संगम की जगह है, क्या वो उड़ीसा में है? ये सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का भी यहां पर में खड़ा होता है। जिसने इसको क्रैक कर लिया वो इस क्वेश्चन का आंसर सही से कर पाएगा। ये जगह आज के झारखंड में है, ना कि उड़ीसा में। तो ये आपको याद रखना था, ये साक्षी नाम की जो जगह है आप लोगों की, ये झारखंड के अंदर में है, ना कि उड़ीसा में। ठीक है, झारखंड में है। तो यहां पर में जो उड़ीसा दिया है, इस वजह से ये पूरा का पूरा दूसरा वाला गलत हो जाता है। उड़ीसा में नहीं है, झारखंड के अंदर में है। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले भारत में यह एकमात्र लोहा और इस्पात का जो है संयंत्र था। सही बात है फ्रेंड्स, एकमात्र था भारत का स्वतंत्रता से पहले जहां पर में लोहा और इस्पात बनता था। उसके बाद में भारत के अंदर में और सारे स्टील के प्लांट्स बने। ठीक है, एकमात्र था ये, ओनली आयरन एंड स्टील प्लांट था भारत के अंदर में स्वतंत्रता से पहले। बिल्कुल सही है। तो टिस्को की स्थापना आपकी 1907 में हुई थी, साक्षी नाम की जगह पे। अब इसका नाम बदल के जमशेदपुर कर दिया गया है वैसे। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 और 3। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को करना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। नो फ्रेंड्स, देखिए टिस्को की स्थापना 1947 से पहले ही हो चुकी थी। 1907 के अंदर में साक्षी नाम की जगह पे कौन सी 2 नदियां, सुवर्ण रेखा और खारकई। अब इसको जमशेदपुर के नाम से आप लोग जानते हो। भारत में आजादी से पहले एकमात्र स्थान था जमशेद। ये जो टिस्को है फ्रेंड्स, यहाँ पर में कोयला कहाँ से आता है? तो कोयला आता है झरिया कोल फील्ड से। ये DSSB में पूछा गया था क्वेश्चन कि टिस्को में कोयला कहाँ से आता है। टिस्को का कोयला कहाँ से आता है? कोल। तो कोल जो है फ्रेंड टिस्को के अंदर में झरिया कोल फील्ड से आता है। झरिया जगह जो है वो आप लोगों को झारखंड में ही मिलेंगी, झरिया कोल फील्ड, वहां से आता है। बाकी का जो सामान है वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लाते हैं। जो बाकी का कोयला बनाने, लोहा और स्टील बनाने के लिए जो सामान चाहिए होता है वो बाकी का आसपास के राज्यों से ला लिया जाता है। ठीक है, चलिए। खारकई और सुवर्ण रेखा नदियों के पास में ही इसको क्यों लगाया गया था 1907 में? क्योंकि यहाँ से पानी की सप्लाई हो सकती थी आसानी से, तो पानी की सप्लाई आसानी से हो सकी इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि है वो लोग दानिश सर, सिर्फ दानिश सर की एसएसटी पढ़कर, सोनी कुमारी बोल रहे दानिश सर की एसएसटी पढ़कर जाओ। तो दानिश सर के लेक्चर्स जो है आप लोगों को मिल जाएंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप के ऊपर में आप लोग दानिश शेख सर सर्च करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो उसके ऊपर में सर्च कीजिए, आराम से आप लोगों को सारे मिल जाएंगे। सारे के सारे जो प्रीवियस आपकी पेडागोजी है, इवन मैराथन से सब कुछ मैंने करवाया हुआ है, आप उसको करके जाइए। और कमेंट में आंसर लिख लिख कर उसकी रिवीजन करना, मेरे बताने के पहले आंसर करना कमेंट के अंदर में, ताकि आपको याद हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, कुरनूल जो नाम की जगह आपको आंध्र प्रदेश के अंदर में मिलेंगी। राज्य का नाम भी बताते जाएंगे साथ साथ में, आंध्र प्रदेश के अंदर में। यहां पर मैं आपको भस्म के, आग की राख के अवशेष, ऐश के अवशेष मिले आप लोगों को। ऐश मतलब ऐश्वर्या राय नहीं है ये, मतलब राख, आग जलाने वाली राख, आग के बाद में जो राख बचती है उसके अवशेष मिले आपको कुरनूल में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर में है फ्रेंड्स, भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर में।
यहाँ पर मैं आपको गुफाएं मिली है, चित्रों के साथ में गुफाएं, तो गुफाएं, तो ये वाली जोड़ी बनेगी, इसकी इसके साथ में बनेगी, ए की बनेगी 2 के साथ, बी की बनेगी 3 के साथ, ठीक है। पटना नहीं है, ये पाटने है, पाटने, ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी, कोई दिक्कत नहीं है। पाटने, पाटने नाम की जो जगह है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके, ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे और उसके छिलके। तो डी जो है फ्रेंड्स, उसकी जोड़ी आप लोगों की लगने वाली है 1 के साथ। और एक है हुंजगी नाम की जगह कर्नाटक के अंदर में, हुंजगी, ठीक है, कर्नाटका के अंदर में, कर्नाटका में हुंजगी नाम की जगह है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स हैबिटेशन मिले, मतलब लोगों के घर मिले हैं, और फैक्ट्री साइट भी मिली है आपको, फैक्ट्री साइट। ये फैक्ट्री साइट या उद्योग स्थल क्या होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। तो यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ, सी की जोड़ी लगेंगी 4 के साथ, तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, सी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने मेरे बताने के पहले सही कर लिया था, एक बार कमेंट करके बताइए। सभी लोग, कितने लोग थे जिन्होंने मेरे बताने के पहले कर लिया था? जी बिल्कुल। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब देखिए एक एक करके बताता हूं मैं आप लोगों को। कुरनूल नाम की जगह मिलेंगी आपको आंध्र प्रदेश के अंदर में। यहाँ पर मैं देख रहे हो आप लोग, आंध्र प्रदेश के अंदर में कुरनूल नाम की जगह है। यहाँ पर मैं आपको आग की राख के अवशेष मिले हैं, मतलब लोग आग जलाना जान चुके थे, ठीक है, आग जलाना जान चुके थे हमारे पूर्वज। तो कुरनूल नाम की गुफाओं में आग की राख के अवशेष मिले हैं आपको। पैलियोलिथिक एक एज की साइट है, ये पूरा पाषाण युग की सबसे पुराने युग की साइट है। और यहाँ पर मैं आपको आग की राख के अवशेष मिले हैं। मध्य प्रदेश के अंदर में भीमबेटका नाम की जगह है, ठीक है, वहां पर मैं आप लोगों को फ्रेंड्स इस तरीके से गुफाओं में चित्रकारी करते हुए मिली है। ये ऐसी जो चित्रकारी आपको मध्य प्रदेश के भीमबेटका में तो मिली ही मिली है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पार्ट है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पार्ट, यहाँ पर में भी आपको शैल चित्रकलाएं मिली है। शैल चित्रकला का मतलब होता है फ्रेंड्स गुफाओं की चट्टानों पे बनाए गए चित्र, ठीक है, ये इस प्रकार से, ये आप देख रहे हो यहाँ पर में चित्रकारी की गई इन लोगों ने। तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका में और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के अंदर में, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पार्ट जो है, ऐसे कई सारी गुफाएं आप लोगों को मिली है। स्पेशली भीमबेटका में बहुत सारी मिली है आप लोगों को, 500 से ज्यादा मिली है गुफाएं। इसके अलावा फ्रेंड्स हुंजगी नाम की जो जगह है आप लोगों की, ठीक है, हुंजगी नाम की जो जगह है, ठीक है, ये आप लोगों का एक ऐसी जगह थी जहां पर में हैबिटेशन, हैबिटेशन का मतलब होता है घर, ठीक है, मेरा घर एक सपना, ठीक है, तो घर भी मिला है। और साथ में साथ आप लोगों को फैक्ट्री साइट भी मिली है, फैक्ट्री साइट। फैक्ट्री साइट का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री साइट का मतलब होता है फ्रेंड जहां पर में औजार और हथियार बनाए जाते थे। कहीं ना कहीं तो बैठकर बनाते होंगे ना औजार और हथियार, ठीक है, जहां पर में औजार पत्थरों के, ठीक है, स्टोन के औजार और हथियार बनाए जाते थे। तो देखो मस्त पैकी आप इमेजिन करो यहाँ पर में कि आपका घर है, ठीक है, ये हमारा राजू है उस समय का। ये अपने घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसकी फैक्ट्री साइट। यहाँ पर में वो काम करता है, दिन भर मेहनत करता है, अपनी पत्नी, नई नई शादी हुई है उसकी, उसकी याद में कि रात में घर जाऊंगा उसके लिए रास्ते से एक फूल, गुलाब का फूल भी तोड़ते हुए लेकर जाऊंगा। वो मेरा घर पे दरवाजे पे बैठे बैठे इंतजार कर रही होंगी कि मेरा राजू आएगा, मेरे लिए गुलाब का फूल लाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स हुंजगी नाम की जगह के ऊपर में ये सारी घटनाएं हो रही थी, ऐसा आप इमेजिन कर लीजिए, हुंजगी, ठीक है, कर्नाटक के अंदर में। तो हुंजगी में आपको घर भी मिले हैं और फैक्ट्री साइट भी मिली है। फैक्ट्री साइट का मतलब मैंने आपको बता दिया, जहां पर में औजार और हथियार बनते थे। तो आप ये राजू वाले एग्जांपल से याद रख लो, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही फैक्ट्री साइट थी उसकी, फैक्ट्री में काम करता था, अपने औजार हथियार वगैरह बनाता हूँ। अब वो ऐसा होता नहीं था कि सच में टिफिन लेके जा रहा है कपड़े वगैरह पहनकर, जस्ट समझने के लिए, बात समझने की बात को समझो आप लोग, ठीक है, समझने के लिए वो उस समय की तरीका अलग था। बट फैक्ट्री साइट आप लोग कैसे पहचानते हो कि वहां पर में फैक्ट्री साइट थी? आप इसको पहचानते हो फ्रेंड्स वहां पर में पत्थरों के टुकड़ों से, पत्थर के जो टुकड़े आप लोगों को मिले हैं, टुकड़े, उससे पहचानते आप लोग कि यहाँ पर में फैक्ट्री साइट थी। क्योंकि कई सारी जगह ऐसी है जहां पर में छिले हुए पत्थर आपको मिले, बहुत सारे छिले हुए पत्थर मिले, तो आप क्या बोलोगे? वहां पर में वो लोग औजार और हथियार बनाते होंगे, सिंपल सी बात है, वो फैक्ट्री साइट। तो घर और फैक्ट्री साइट दोनों आपको मिली है हुंजगी नाम की जगह के अंदर में। और पाटने में तो शुतुरमुर्ग, ये शुतुरमुर्ग भारत में अब नहीं पाया जाता, बट शायद आज से 1 लाख साल पहले पाया जाता होगा। तो शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले आपको। एक बर्ड है, ये उड़ नहीं सकती लेकिन बर्ड है, ठीक है, उड़ने की कैपेसिटी खो दी है इसने। तो शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले आप लोगों को। तो ये प्लीज इस सारी चीज को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। इसी वजह से मैंने आप लोगों को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बड़ा वाला करवाया है, ताकि एक एक पॉइंट सारी चीजों के बारे में मैं आपको बता सकूं यहाँ पर, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट है आप लोगों का वेद समाज, प्रार्थना समाज, सिंह सभा। आपको जोड़ी मिलानी है, तो स्टूडेंट्स ने मिला दी जोड़ी, फिर से
बताइए यहाँ पर मैं इसकी जोड़ी आप मिलाओ। जिसकी जोड़ी जहां सबसे बेस्ट तरीके से मिल सकती है वो लगाना है आप लोगों ने। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं वेद समाज की बात करूं, आप लोगों को पता होना चाहिए वेद समाज, ठीक है। वेद समाज जो है फ्रेंड्स, ये दक्षिण भारत के अंदर में, साउथ इंडिया में मद्रास के अंदर में बनाया गया था। कहां पर में? मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर में, मद्रास के अंदर में, ठीक है। मद्रास में बनाया गया था 1864 में। के श्रीधरालु नायडू और ब्राह्मो समाज के जो एक व्यक्ति थे, ठीक है, दक्षिण ब्राह्मो समाज के एक व्यक्ति थे, केशव चंद्र सेन, है ना, केशव चंद्र सेन। वो ब्राह्मो समाज से रिलेटेड थे पहले, बाद में उन्होंने छोड़ दिया था ब्राह्मो समाज, बट वो एक व्यक्ति थे ब्राह्मो समाज के। तो ब्राह्मो समाज से इंस्पायर होकर ही के श्रीधरालु नायडू और उनकी मदद की थी केशव चंद्र सेन ने। मद्रास के अंदर में फ्रेंड्स इन्होंने बनाया था ये 1864 के अंदर में। तो वेद समाज की जो जोड़ी है वो मद्रास के साथ में ही लगेंगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी मद्रास के अंदर में। तो एक ही जो जोड़ी है वो लगनी चाहिए आपकी 2 के साथ। तो इसको काट दो आप लोग, ये आंसर नहीं हो सकता आपका, ठीक है। यहां भी काट दो इसको, ये आंसर नहीं हो सकता। सी और बी में से आंसर होगा आपका, ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों के प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है फ्रेंड्स 1867 के अंदर में महाराष्ट्र, बॉम्बे में की गई थी, ठीक है। आज का जो महाराष्ट्र है, जिसको पहले बॉम्बे कहा जाता था, वहां पर में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो प्रार्थना प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, बॉम्बे में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, बॉम्बे के अंदर में। कब? 1867 के अंदर में, 1867 के अंदर में, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। और फिर उसके बाद में उसके साथ में एम जी रानाडे वगैरह भी उनके साथ में जुड़े थे प्रार्थना समाज में बाद में, लेकिन शुरुआत में आत्माराम पांडुरंग मुख्य व्यक्ति थे, ठीक है। तो बाल विवाह को खत्म करना, महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, इन सारी चीजों को लेकर इन्होंने प्रार्थना समाज बॉम्बे में स्टार्ट किया था 1867 में। सिंह सभा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं सिंह सभा की ही बात करूं आप लोगों से, ठीक है, तो सिंह सभा अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ध्यान से देखिए आप लोग, सिंह सभा जो है ये सिखों के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन थी। पहली सिंह सभा भराई गई थी 1873 के अंदर में अमृतसर में, और दूसरी वाली सिंह सभा भराई गई थी फ्रेंड 1879 में लाहौर में। ये दोनों याद रखना है आप लोगों ने। 1873 के अंदर में अमृतसर में और 1879 के अंदर में लाहौर के अंदर में। सिखों के अंदर में जो सुपरस्टिशन थे, ठीक है, बहुत सारा जो गैर समझ आ गई थी सिखों के अंदर में, ठीक है, जादू टोना वगैरह सुपरस्टिशंस की भावनाएं आ गई थी, कास्ट डिस्टिंक्शन हो गया था, उन सारी चीजों को खत्म करने के लिए ये सिंह सभा आंदोलन चलाया गया था फ्रेंड्स। और इसी के तहत खालसा कॉलेज की स्थापना भी की गई थी अमृतसर में, इसी के तहत 1892 में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, खालसा कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? अमृतसर में की गई थी 1892 के अंदर में, ठीक है। चलिए, तो इसका उद्देश्य था मॉडर्न टीचिंग्स को सिखों की टीचिंग के साथ में कंबाइन करना, ताकि एक अच्छी शिक्षा दी जा सके, सिखों का विकास करना। तो मॉडर्न टीचिंग और सिख धर्म की जो टीचिंग है उनको कंबाइन करना, ये इसका उद्देश्य था। तो फ्रेंड्स, सिंह सभा, इसके दो बार आप लोगों को पता चलता है। एक मिलता है 1873 के अंदर में अमृतसर में, और दूसरा वाला जो है फ्रेंड्स 1879 के अंदर में लाहौर में। तो आपके पास में क्या ऑप्शन बचा है? आपके पास में तो लाहौर बचा है, तो आप लाहौर लगा दीजिए। लाहौर 1879 में जो हुई थी सिंह सभा, लाहौर में हुई थी, ठीक है, ऐसे लगा सकते थे आप लोग इसको। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी की जोड़ी 1 के साथ में लगने वाली है, और वो दिया है आपके ऑप्शन नंबर सी के अंदर में, यहाँ पर में 2, 3 और 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं ये तीसरी बार आप लोगों से ये जो है ना डिस्कस कर रहा हूँ नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में आप लोगों से आज के लेक्चर में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नॉन अलाइन मूवमेंट आपको याद हो जाए, और बार बार आपको एक स्ट्रेटेजिक वे में, इसी वजह से मैंने रखा है इसको एक कड़ी में जोड़कर, ताकि आपको याद हो जाए, सारी की सारी चीजें आप लोगों को याद हो जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरी गुड फ्रेंड। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बोला गया है कि 1952 से लेकर 1962 के बीच में, ठीक है, जो गुट निरपेक्षता की नीति थी भारत की, उसको यूनाइटेड नेशन के अंदर में किसने रिप्रेजेंट किया, किसने बहुत शक्तिशाली रूप से उठाया, अपनी आवाज उठाई भारत की तरफ से? तो ये थे फ्रेंड कृष्णा मेनन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, प्लीज याद रखिए आप लोग, कृष्णा मेनन थे। एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखना आप लोगों ने। एक्चुअल में फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हो चुकी थी 1945 में, लड़ाई नहीं हो रही थी, लेकिन कोल्ड वॉर हो रहा था।
आगे बढ़ने, तरक्की को लेकर दोनों में प्रतिस्पर्धा हो रही थी, डेवलपमेंट को लेकर। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने सोचा कि भाई हम अपनी पॉलिसी जो है वो अलग थलग रखेंगे। तो याद रखना है फ्रेंड्स, भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इजिप्ट के थे अब्दुल नासिर, ये याद रखेंगे आप लोग, और यूगोस्लाविया के थे टीटो, यूगोस्लाविया के टीटो। ये 3 मुख्य व्यक्ति थे पहले स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स क्वामे रूमा बोल सकते हो आप लोग, या कई लोग इसको क्रूमा भी पढ़ते हैं, क्रूमा, क्रूमा बोलो, रूमा बोलो, एक ही बात है वो, ठीक है, वो घाना में प्रोनाउंसिएशन है, क्वामे रूमा या फिर क्वामे क्रूमा, ठीक है। एन को साइलेंट रखना है किसी भी स्थिति में, एन नहीं पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स अहमद सुकर्नो, इंडोनेशिया के सुकर्नो, इंडोनेशिया के अहमद सुकर्नो, ये बाद में जुड़े। इन 5 लोगों को फाउंडिंग फादर्स कहा जाता है। लेकिन पहले 3 कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, नासिर और टीटो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये है फ्रेंड्स एम के मेनन, ठीक है आपके। तो जो कृष्णा मेनन है फ्रेंड्स, इन्होंने जो है 1952 से 1962 के बीच में भारत का पक्ष रखा था यूनाइटेड नेशंस के अंदर में। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड्स सभी लोग, जल्दी जल्दी से। जी देखो फ्रेंड्स, इस पर भी एक क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का एग्जाम के अंदर में जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में, बट फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूं ताकि अगर फिर से आए तो आप लोग कर लो। ब्राह्मो समाज की स्थापना राजा राममोहन रॉय ने की थी, ठीक है, राजा राममोहन रॉय ने। लेकिन उसके एक और नेता थे केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन किससे जुड़े हुए थे, आपके ब्राह्मो समाज से जुड़े हुए एक नेता थे। तो एक ही जोड़ी जो है 4 के साथ लगेंगी आपकी, वो तो खत्म हो गया। बट फ्रेंड्स हो सकता है कुछ लोगों को ये याद ना हो, तो दूसरा क्या कर सकते थे आप लोग यंग बंगाल आंदोलन, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी पॉइंट, यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है, युवा बंगाल आंदोलन, इसकी जोड़ी लगानी है आप लोगों ने हेनरी विवियन डिरोजियो। ये गोद लिया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का, यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। बी की जोड़ी 3 के साथ लगनी है आपकी, जहां जहां 3 के साथ में लगी होंगी वहां वहां लगा दो आप लोग। 3 के साथ में यहां नहीं लगी है तो ये आंसर नहीं हो सकता, यहां नहीं है, सॉरी, बी की जोड़ी लगानी है आप लोगों ने, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी, एक ही जगह पे है बस जहां पर में है, तो आंसर आपका ए के अलावा कुछ नहीं हो सकता। रामकृष्ण मिशन, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी। तो रामकृष्ण मिशन की जोड़ी लगानी है स्वामी विवेकानंद जी के साथ में, अपने गुरु जी के नाम पर उन्होंने जो है एक आंदोलन चलाया था, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जी ने। तो सी की जोड़ी जो है वो 1 के साथ लगनी चाहिए, सी की जोड़ी 1 के साथ में लगी है, बिल्कुल सही बात है। और एक बच गया, एक बच चुका है, अलीगढ़ मूवमेंट, सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मूवमेंट, सर सैयद अहमद खान। तो इसकी जोड़ी, डी की जोड़ी 2 के साथ में लगनी है आप लोगों की, ये यहां पर में लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे, प्लीज इसको याद रखना। स्वामी विवेकानंद जी जो है रामकृष्ण मिशन से रिलेटेड है, यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी लुई विवियन डिरोजियो, अलीगढ़ मूवमेंट, सर सैयद अहमद खान। अब ब्राह्मो समाज की स्थापना राजा राममोहन रॉय ने की थी, बट उसके एक नेता थे केशव चंद्र सेन, ठीक है, वो बात अलग है, बाद में वो ब्राह्मो समाज से अलग हुए, लेकिन थे तो ना उसके साथ जुड़े हुए, ये याद रखना है। वेद समाज, वेदा समाज, जिसको दक्षिण भारत का दक्षिण भारत का ब्राह्मो समाज कहा जाता है, उसको स्थापित करने में भी इन्होंने मदद की थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स विल बी वायलेटेड, कौन से फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा अगर एक जैन कम्युनिटी है, ठीक है, जैन कम्युनिटी को अलाउ नहीं किया जाता है एक लर्निंग सेंटर खोलने के लिए, ताकि वो अपने तीर्थंकार की टीचिंग्स को बढ़ावा दे सके। तो जैन समुदाय जो है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जैन समुदाय माइनॉरिटी में आता है, अल्पसंख्यक में आता है, माइनॉरिटी, और माइनॉरिटीज को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या शिक्षा केंद्र खोलने की अनुमति फंडामेंटल राइट्स के अंदर में दी गई है। तो आप लोगों का जो राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 29 और 30 में दिया गया है, माइनॉरिटी को दिया गया है, ये भाषाई या रिलीजियस तौर पर जो माइनॉरिटीज होती है उनको। तो अगर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है आप लोगों के, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये संविधान के अंदर में है, तो जैन समुदाय को कहीं पर भी अपने शिक्षा के केंद्र खोलने का अनुमति देनी चाहिए, उनको रोका नहीं जा सकता। अगर रोका गया तो ये इनके अधिकारों का उल्लंघन होगा, क्योंकि संविधान के अंदर में वो अधिकार दिए गए हैं। वैसे ही फ्रेंड्स, भाषा के आधार पे भी अगर कहीं पे माइनॉरिटी है भाषा, तो उस भाषा के इंस्टीट्यूशन खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये लोग कोर्ट जा सकते हैं जैन समुदाय के लोग कि भाई हमारे को हमारे इंस्टीट्यूशन नहीं खोलने दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था,
आपको याद रखना है कि माइनॉरिटीज को अपने शिक्षा के केंद्र खोलने की अनुमति इस अधिकार राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंदर में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 29 और 30 इस आर्टिकल से डील करते हैं आप लोगों के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड सभी लोग, और कमेंट में आंसर्स भी करते रहो। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट है आप लोगों का, कौन है जो मिनिमम वेज फिक्स करता है। मिनिमम वेज एक्ट पास किया गया था फ्रेंड्स, मिनिमम वेज एक्ट। ये पास किया गया था हमारे भारत के अंदर में 1948 में, जब हमारे भारत के अंदर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रही थी, पार्लियामेंट के तौर पर भी काम ही कर रही थी ना वो चुनाव के पहले भी। तो 1948 के अंदर में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही इस कानून को पास कर दिया था एज अ पार्लियामेंट। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी इसको बोला जाता है, कि कम से कम इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए। बट वो डिसाइड कौन करेगा, क्योंकि क्या है 1948 में अलग होगा वो अमाउंट, ठीक है, और आज के समय में अलग होगा। तो कितना मिनिमम वेज मिलना चाहिए, कम से कम इतनी मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा। तो फ्रेंड्स एक तो यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है कितना होना चाहिए, यूनियन लेवल के ऊपर में अगर कोई यूनियन गवर्नमेंट का कर्मचारी है, और राज्य के अंदर में अगर राज्य सरकार का कर्मचारी है तो राज्य डिसाइड करती है उसका, राज्य सरकार डिसाइड करती है। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट बस इन्हीं को अधिकार दिया गया है इस कानून के तहत कि कितना मिनिमम वेज होगा वो डिसाइड करे। राज्य के अंदर में ही आ गया, विलेज पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत वो सब राज्य के अंदर में ही आ गया आप लोगों का। ठीक है, क्योंकि राज्य सरकार ही इन दोनों को मैनेज करती है ना, इस वजह से। तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि वो लोग ये डिसाइड करें कि अलग अलग समय पर, ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग समय पर कि कितना कम से कम वेतन, इतना वेतन तो मिलना ही चाहिए किसी को भी अगर काम कर रहा है तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी होगा। अलग अलग समय पर फ्रेंड्स अलग अलग राज्य, अलग अलग सरकारें अलग अलग डिसाइड करती है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना है आपने, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू आर्यन जी, बट भगवान मैं नहीं, भगवान ऊपर है और वही शक्ति दे रहा है हम सबको, या जो भी है पूरा नेचर है, पूरी प्रकृति है जो हमें शक्ति दे रही है, और मुझे भी दे रही है, आप लोगों को भी दे रही है पढ़ने की, और उन्हीं की जो है दया पे और उन्हीं के सारी की सारी कृपा के ऊपर में हम सब काम कर पा रहे हैं। ठीक है, जो भी एनर्जी आ रही है, आप भी पढ़ रहे हो, हम सब उसी के कारण कर पा रहे हैं। चाहे भगवान मानो, चाहे एनर्जी मानो, चाहे आप एक जो भी मानना है, प्रकृति मान लीजिए आप, जो भी है, ठीक है, जो है वो हम सबको चला रही है, हम सबको एनर्जी दे रही है। ठीक है, तो मैं भगवान नहीं, भगवान जो भी है वो हम सबको चला रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों का आज का लेक्चर था, इसको आप लोग कीजिए अच्छे से। सभी लोग जो है फ्रेंड्स लाइक जरूर कर देंगे इस सेशन को, जहां जहां आप लोग शेयर कर सकते हो प्लीज इस सेशन को शेयर जरूर कीजिए। पुराने वाले जो लेक्चर है फ्रेंड्स वो आप लोग दानिश शेख सर आप सर्च करोगे ना बाइजूस एग्जाम प्रेप के ऊपर में, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने पेडागोजी करवाई हुई है, प्लीज उसको देखकर जाना, उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने मैराथॉन्स करवाए हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी के, आप लोगों को ये सारी चीजें जो प्रोवाइड की है सिविक्स की और हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, उसको आप देखिए, पेडागोजी को आप लोग देखिए, और अच्छे से कमेंट में आंसर कर करके पढ़ाई कीजिए। बाइजूस एग्जाम प्रेप चैनल के ऊपर में आपको वो अवेलेबल है सारे का सारा। ठीक है, सारा अवेलेबल कराया है, बहुत मेहनत की है फ्रेंड्स पिछले 1.5-2 महीने के अंदर में आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया है। अच्छे से पढ़कर जाओ, रिवाइज करो, कुछ दिन की बात है, मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करो आप लोग। ठीक है, और आराम से करना, स्ट्रेस नहीं लेना, रिलैक्स माइंड से करोगे तो ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे, ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, ठीक है, कल 5 बजे। तो कल 5 बजे आप लोग शार्प आ जाओगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।